नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय और उम्मीद करती हूँ अब तक के सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हिंदी लोक भारती का पाठ 8 गज़ल, जिसके कवि हैं महानिक वर्मा जी। बच्चों, इस पाठ में हम हिंदी लोक भारती पाठ 8 की गज़ल को सीखेंगे। गज़ल का अर्थ क्या होता है यह भी जानेंगे। गज़ल का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ इस पे भी दृष्टि रखेंगे। कवि परिचय और साथ ही साथ कविता के भावार्थ और स्वाध्याय को भी हम देखेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। महानिक वर्मा जी का जन्म 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर महानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। अब बात करते हैं प्रमुख कृतियों की। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये दोनों इनके काव्य संग्रह गज़ल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि महानिक वर्मा जी की प्रमुख कृतियां हैं। तो चलते हैं अभी आगे। अब बच्चों हम देखेंगे गज़ल का अर्थ और इतिहास। आखिर गज़ल का अर्थ क्या है और इतिहास क्या है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो कि बाद में फ़ारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। लगभग 1000 वर्ष पूर्व गज़ल का जन्म ईरान में हुआ और वहाँ की फ़ारसी भाषा में ही इसे लिखा अथवा कहा गया। ऐसा माना जाता है कि ये कसीदे से ही निकली है। कसीदे राजाओं की तारीफ में कहे जाते थे और शायर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शासकों की झूठी प्रशंसा करता था और विलासी राजाओं को वही सुनाता था जिससे वे खुश होते थे। शराब, कबाब और शबाब के साथ राजा कसीदे सुनते थे और विलासी राजा औरतों के जिक्र से खुश होते थे, जिसे शायर औरतों और शराब का जिक्र ही गज़लों में होने लगा। वो चाहकर भी जनता का दुख दर्द बयान नहीं कर सकते थे। इसीलिए या इसी के चलते गज़ल का मतलब ही औरतों के बारे में जिक्र हो गया। मुग़ल शासक जब हिंदुस्तान आए तो अपने साथ फ़ारसी संस्कृति भी लाए और जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया वहाँ की अदालती और राजकीय भाषा बदलकर फ़ारसी कर दी। लोगों को मजबूरन फ़ारसी सीखनी पड़ी। यहाँ के कवियों ने भी मजबूरन इसे सीखा और गज़ल से हाथ मिलाया और इसका बहर शास्त्रों सीखा, जिसे अरूज कहा जाता था। सब शासक मुस्लिम थे, इसलिए इन्होंने मुस्लिम धर्म और फ़ारसी का खूब प्रचार किया। 12वीं शताब्दी की दिल्ली में अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो दहलवी, जिनका जन्म 1253 और मृत्यु 1325 में हुई, ने लीक से हटकर साहित्य को खड़ी बोली, जो कि उन दिनों दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, में लिखा और फ़ारसी के विद्वान भी थे। इन्होंने फ़ारसी और हिंदी में अनूठे प्रयोग किए। उस वक्त बोली जाने वाली भाषा को खुसरो ने हिंदवी कहा। यहीं से आधुनिक साहित्य का जन्म हुआ। खुसरो ने पूरे हिंदुस्तान में फ़ारसी का प्रचार किया और फ़ारसी धीरे धीरे फैल गई। जब ये अदालतों की भाषा बनी तो लोगों को इसे सीखना पड़ा। अमीर खुसरो को पहले गज़ल गो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी पहला गज़ल गो जो था उन्हें अमीर खुसरो का नाम अगर दिया जाता है तो वो गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अब आते हैं हम गज़ल पर, जो कि महानिक वर्मा जी ने लिखी है। तो देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक है दिखने का, शौक है दिखने का, तो नींव का पत्थर बनकर दिखो या नींव के अंदर दिखो। यहाँ कवि महानिक वर्मा जी कह रहे हैं आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो यहाँ हम इसका अर्थ देखेंगे। संसार में सभी मनुष्य गगनचुंबियों की ऊंचाइयों के समान ही सम्मान पाने की अभिलाषा रखते हैं, मगर सभी इस वास्तविक तथ्य से अनभिज्ञ होते हैं कि इमारत की ऊंचाइयों से अधिक महत्वपूर्ण वे ईंट और गारा है जिसके दम पर यह साकार हो पाए हैं। यदि ईंट और गारा नींव के अंधेरों और गुमनामियों को स्वीकार न करते तो गगनचुंबियों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यदि मनुष्य को वास्तव में अपने समाज और स्वयं की खातिर कुछ करना है तो ऊपरी प्रशंसा और चमक का मोह त्यागना होगा। मोह को त्याग कर नींव की ईंटों की भांति कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यकता है, अर्थात हमें नींव का पत्थर बनना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि स्वर्णिम शिखर भी तभी दिखाई देते हैं जब उनकी नींव मजबूत होती है। तो अगर हमें चमकना है, दिखना है, तो नींव का पत्थर बनकर दिखना चाहिए। आगे देखते हैं। चल पड़ी जो गर्द बनकर, चल पड़ी जो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, चल पड़ी जो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं चल पड़ी जो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहता है कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आसमान पर छा जाना चाहिए। जिस प्रकार आंधी आने पर पृथ्वी से आसमान तक सिर्फ धूल ही धूल दिखाई देती है, अर्थात मनुष्य किए गए अच्छे कर्मों की वाहवाही चारों ओर फैल जाती है। यदि अपने इस सफ़र में तुम कहीं विराम लेते हो तो मील का पत्थर बनो, ताकि आने जाने वाले हर पथिक यानी राही का दिशा निर्देश कर सको, अर्थात क्रियाशील ना होते हुए भी औरों की सहायता कर सको। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जो ये चित्र मैंने आपको दिखाया है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये रतन टाटा हैं। इनके विषय में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इतनी सिद्धहस्त हस्ती होने के बावजूद भी इनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक बराबर हैं। सबसे पहले मनुष्यता का जो दायित्व है उसे निभाते हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ पे क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन से यह तात्पर्य नहीं कि वह अपना संपूर्ण जीवन अपनी सुंदरता को सजाने संवारने में ही व्यतीत कर दे, अर्थात अपनी वास्तविकता को छिपाकर मात्र दिखावे और धोखे वाली जिंदगी व्यतीत करे। मनुष्य की सुंदरता उसके रंग रूप से नहीं, उसके गुणों से संपन्न होती है। इसलिए ईश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन को दिखावे से नहीं बल्कि अपने गुणों से सजाना संवारना चाहिए। हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें मनुष्य बनकर ही जीना चाहिए तथा दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ कवि कहते हैं मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी ही विकट और विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उसे कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में टूटकर बिखरने के स्थान पर उसे अपनी विषम परिस्थितियों से नव अनुभव ग्रहण कर सतत आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके।
आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि दूसरों की कामयाबी या बुलंदियों को देखकर द्वेष की भावनाओं को अपने हृदय में स्थान देना बहुत ही सरल है, और दूसरी ओर दीन दरिद्र को देखकर हीन दृष्टि या घृणा के भाव स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन किसी की कामयाबी का संघर्ष या दरिद्रता के पीछे दुख, त्रास, पीड़ा को कोई तब तक समझ नहीं सकता जब तक उसे स्वयं भोगा ना जाए। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ जलता है और स्वयं के अस्तित्व को खोकर भी दूसरों को प्रकाश यानी रोशनी प्रदान करता है, यदि देश या समाज में दरिद्रता को मिटाना है तो पहले उनके दर्द को समझना होगा और उसका निदान करने हेतु स्वयं प्रयास करना होगा। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, संघर्षमय जीवन या संघर्षमय मनुष्य को जीवन में चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई देती है, अर्थात संपूर्ण जीवन अंधकार में घिरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में यदि कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो जीवन में एक आशा सी जागृत हो जाती है, अर्थात सहारा सा दिखाई देता है। जिस प्रकार अंधकार में चमकता जुगनू। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो लोग अपने जीवन से निराश और हताश हो चुके हैं, हमें उनका सहारा बनना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में हमें उम्मीद की किरण बनकर रोशनी बिखेरनी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई मर्यादा जरूर है। अगर आप छात्र हो तो स्कूल से संबंधित आपकी मर्यादाएं हैं, एक छात्र जीवन से संबंधित आपकी मर्यादाएं हैं। आप अभी बच्चे हो तो घर परिवार में भी हर कार्य के लिए आपके लिए मर्यादाएं निश्चित की गई हैं। इस समाज में भी हमारे लिए मर्यादाएं निश्चित की गई हैं। जिस प्रकार से पुरुषोत्तम राम ने हर कार्य को मर्यादाओं में रहकर ही किया है, तो इसी आधार पर अगर हम इस गज़ल की पंक्तियों को देखते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो इसके अर्थ को देखते हैं। समाज में प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ सीमाएं अर्थात मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यदि मनुष्य इन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो समाज इस बात को स्वीकारता नहीं है। यदि हमें कामयाब बनना है तो मर्यादाओं के दायरे में रहते हुए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निश्चल मन से निभाना होगा। जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपे होते हैं, तुम्हारे कर्म और गुण ही तुम्हें समाज में आदर का पात्र बनाएंगे। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि कोई कली फूल बनने से भयभीत हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि वह कली भली भांति जानती है कि उसके फूल बनते ही तितली उसका सारा रस ग्रहण कर लेगी, अर्थात उसे परेशान करेगी। कली का फूल बनना प्राकृतिक नियम है। यदि कली इस प्रकार भयभीत होकर खिलने से डरेगी तो नैसर्गिक गतिविधियां अवरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए हमें कली को तितली से बचाने का प्रयास करना होगा, अर्थात उसके हृदय में समाये भय को दूर करना होगा। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में,
अब यहाँ कवि क्या कह रहा है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता हुआ कहता है कि इस जन भव सागर में, अर्थात मनुष्य की इस भीड़ में कोई तो शक्ल ऐसी दिखे जिसे जब कभी भी देखूं तो उसमें सदैव आपका यानी प्रभु का ही अक्स यानी प्रतिबिंब दिखाई दे। बच्चों, यहाँ हम शब्दार्थ देखेंगे। स्वर्णिम यानी सुनहरा या सोने के रंग का। शिखर चोटी या पर्वत श्रृंग, किसी चीज़ का सबसे ऊपरी भाग। नींव यानी बुनियाद, जड़ या आरंभ। गर्द धूल। शक्ल चेहरा। हरिक हर कोई। जुगनू खद्योत। धुंध कोहरा। मर्यादा सीमा। गर अगर या यदि। अक्सर अधिकतर या बहुधा। भीड़ जमघट जमावड़ा जनसमूह। अब स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। नींव के अंदर दिखो। ऊपरी प्रशंसा और चमक का मोह त्याग नींव की ईंटों की भांति कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यकता है, अर्थात हमें नींव का पत्थर बनना चाहिए। दूसरा, आईना बनकर दिखो। प्रतिकूल स्थितियों में टूटकर बिखरना अथवा कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। अपनी विषम परिस्थितियों से अनुभव ग्रहण कर सतत आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। कवि की मनुष्य से क्या अपेक्षाएं हैं? पहला देखेंगे हम, आदमी बन मनुष्यता निभाना, यानी आदमी बनकर मनुष्यता का भाव जो है वो निभाना चाहिए। दूसरा, दूसरों की पीड़ा समझकर उनके काम आना। जिनके उत्तर निम्न शब्द हों ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। भीड़, अब भीड़ के लिए आपको प्रश्न बनाना है, कवि अक्सर किसकी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? जुगनू, किसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ? तितली, फूल का सारा रस कौन ग्रहण कर लेती है? आसमान, यहाँ इसके लिए प्रश्न है, मनुष्य को गर्द बनकर कहाँ लिखना है? निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस, इन पंक्तियों का आपको लिखना है अर्थ या मूल्य अर्थ, जीवन मूल्य लिखना है। तो जीवन मूल्य है, जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ जलता है और स्वयं के अस्तित्व को खोकर भी दूसरों को प्रकाश या रोशनी प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार हमें औरों के प्रति सहानुभूति प्रकट रखते हुए या करते हुए उनके दुख दर्द महसूस कर उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा, कोई ऐसी शक्ल वाला, यानी इस पंक्तियों के लिए आपको लिखना है जीवन मूल्य। इस जनभव सागर में अर्थात मनुष्य की भीड़ में कोई तो ऐसी शक्ल दिखे जिसे जब देखूं या जब कभी भी देखूं तो उसमें सदैव आपका यानी अर्थात ईश्वर का अक्स यानी प्रतिबिंब दिखाई दे। कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। पहला मोती, दूसरा सीप, तीसरा फूल और चौथा है आपका तितली। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। तो यहाँ पे बताना है कि हमें कैसे दिखना है। मील का पत्थर बनकर दिखना है, आदमी बनकर दिखना है, आईना बनकर दिखना है, मोम के भीतर दिखना है और अंत में रोशनी बनकर दिखना है। उपयोजित लेखन। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, विषय पर 80 से 100
शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको निबंध लिखकर नहीं दिया, बल्कि निबंध आपको लिखना है। मैंने यहाँ आपको मुद्दे प्रदान किए हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको स्वयं लिखना है। पहला मुद्दा है प्रस्तावना, कि आखिर अंतरिक्ष क्या है, उसका महत्व क्या है, आज कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। दूसरा, अंतरिक्ष की ओर विज्ञान के तीव्र गति से बढ़ते कदम, आज साइंस अंतरिक्ष के लिए कहाँ तक अपने कदम को, अपने प्रयासों को पहुँचा चुका है, इसमें आप ये लिखेंगे। तीसरा, आपका अंतरिक्ष में पहुँचना, यानी आप अंतरिक्ष में किस प्रकार से पहुँचे, वहाँ किस जरिए से पहुँचे, वो लिखना है। वहाँ रहने पर आपकी प्रतिक्रिया, अंतरिक्ष में जब आप रहेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप वहाँ क्या करोगे, फ़ोटो खींचोगे या दुखी होगे, या फिर अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे वहाँ के स्टोन्स यानी पत्थर उनको कलेक्ट करोगे, अलग अलग तस्वीरें लोगे, या उम्मीद करोगे कि आपके दोस्त भी वहाँ अंतरिक्ष में आपके साथ आ जाएं रहने के लिए। किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी होगी वो लिखेंगे। पृथ्वी और अंतरिक्ष की तुलना करोगे कि पृथ्वी पे क्या क्या सुविधाएं, अंतरिक्ष में आपको क्या क्या सुविधाएं हैं, या क्या दुख झेलना पड़ रहा है, या किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या किन अभावों से आप ग्रस्त हो, इन विषयों के बारे में आप लिखोगे। और आगे लिखो, काश यह कल्पना संभव हो पाती। यदि आपने वहाँ पर सुखद अनुभव किया है और आपको अच्छा लगा है, तो आप अंत में यही बोलोगे कि काश यह कल्पना संभव हो पाती। तो इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर आज गज़ल के बारे में समझा कि गज़ल क्या होती है, उसका इतिहास क्या होता है, कवि का परिचय देखा, गज़ल की पंक्तियाँ और उसका अर्थ देखा, तथा स्वाध्याय भी किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।